हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। इस बार का स्वतंत्रता दिवस थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है क्योंकि देखिए कोरोना काल के दौरान बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपना रोजगार खो चुके हैं। आर्थिक मंदी है इस वक्त और देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार बिगड़ती जा रही है, गिरती जा रही है। तो ऐसे में कोरोना काल में लोग किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और क्या क्या उम्मीदें वो जता रहे हैं और क्या क्या परिवर्तन वो चाह रहे हैं, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं आवाम के पास और जानते हैं आवाम क्या करिया गई है। बिजनेस तो चौपट ही है और आजकल तो बहुत बुरी हालत है और गवर्नमेंट तो बस इन चीज़ों को अवॉइड की हुई है। इन चीज़ को फ्रंट में लाना चाहिए। पहले तो इन चीज़ों को लोगों के पास रोजगारी नहीं है और नौकरियां नहीं है। पहले इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वो दूसरे मुद्दों पे ज़्यादा उठाती है गवर्नमेंट। यही है प्रॉब्लम, बहुत बुरी हालत है। देश को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और किन किन बदलाव की आवश्यकता है, आम आदमी क्या कह रहा है? आम आदमी देखिए, आम आदमी क्या कह रहा है ऐसा तो देखिए सबके आज के डेट में सबके पास यही है कि बेरोजगारी जो है बहुत मेजर मुद्दा है और इस चीज़ को गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है, इस पे ध्यान नहीं दे रही है। बिजनेस तो बुरा हालत है, बिजनेस का तो बहुत बुरा हालत है। आप कौन से गांव से है भाई? बिहार से आए हैं। अच्छा, बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन कर चुके थे, दोबारा आप काम पे आना शुरू हुए हैं? आना शुरू हो गया तो दोबारा काम आना शुरू हुए, वहाँ पर क्या स्थिति बता रहे हैं फिलहाल घर परिवार वाले लोग? बहुत अच्छा, अभी तो वहाँ बहुत अच्छा परिस्थिति है। तो पता नहीं है फिलहाल, और लोगों से हम पूछ लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं हम बहुत सारे लोगों से। अंकल, काम कैसा चल रहा है फिलहाल? काम मंदा चल रहा है अभी फिलहाल, मार्केट डाउन हुई, जब से काम ठीक चला ही नहीं। ग्राहक कितने आ रहे हैं, कितने आ जाते हैं ग्राहक? आते थोड़े बहुत आते हैं लेकिन पहले जैसे आते थे वैसे नहीं आ रहे हैं। अगर घर की आर्थिक स्थिति पे बात करें तो वो किस तरह से है फिलहाल? पहले से तो बहुत नाजुक हो गई है, देखा जाए तो यार लॉकडाउन के हिसाब से काम ही नहीं रहेगा तो आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो जाएगी। कितने खर्चे कम करने पड़े बच्चों की पढ़ाई के, और त्योहार भी बीच में आए, रक्षाबंधन जैसा त्योहार आया, तीज आए, तो उनमें किस तरीके से रौनक रही? कोई त्योहार नहीं मना पाए हैं, काम ही नहीं चलेगा, त्योहार कैसे मनाएगा? अच्छा, देश में और कितने बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं और क्या क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होनी पड़ेगा, तो बाजार खुलना चाहिए इसी तरीके से जिससे आमदनी अच्छी हो। उस हिसाब से आप पैसे का आवागमन होगा तो धंधे भी अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि त्योहार भी अब की बार फीके मने हैं और लगातार लोगों से जानने की हम कितना परिवर्तन चाह रहे हैं फिलहाल देश में अभी। बहुत ही दिक्कत हो रही है सबके, इतने आदमी कोर्ट में बैठे हैं। अंजी, किस तरीके का असर पड़ा है कोरोना में? घर परिवार तो सब ठीक ठाक ही है, बाकी बेरोजगारी तो है ही। बेरोजगारी में तो आगे बैठना पड़ता है, क्या करेंगे। 4 महीने घर पड़े रहे, अब 15-20 दिन से आ रहे हैं। जब कुछ है ना तो खाने पीने का तो कुछ करना पड़ेगा, यही है मेरा। अच्छा, अब क्या है कि खर्चे भी बढ़ गए हैं, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, जो चीजें हम ले रहे हैं उनमें भी महंगाई बढ़ गई है। 15 की चीज हमें 30 रुपए में मिल रही है, 20 रुपए में मिल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है और किन किन सुधारों की आवश्यकता मान रहे हैं? सरकार को और क्या क्या करना चाहिए? देखो जी, सरकार तो जो करेगी मैडम, हमारे कहने से थोड़ी करेगी। जिस भाव का मिल रहा है वो तो राशन पानी ले ही रहे हैं हम न, वो तो ले ही रहे हैं। परिवार पर कैसा असर पड़ा, दवाइयों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई वढ़ाई तो बेकार ही है। जो पढ़े लिखे माँ बाप है वो तो पढ़ाई देते हैं, उस पे वो क्या होता है फोन वगैरह पे। जो अनपढ़ माँ बाप है वो कैसे पढ़ाएगा, वो तो नहीं पढ़ा पाएगा ना। और स्कूल खुल नहीं रहे हैं, फीस वगैरह मांग रहे तो बहुत से के बच्चे तो घर पे ही बैठे हैं, उनका क्या हाल करे। जो अनपढ़ माँ बाप है ना, उनके पास फोन है, वे कैसे पढ़ा पाएंगे ये बताओ आप। इनमें तो कुछ करना चाहिए ना, या तो स्कूल ही खोलो या उनके बच्चों की कुछ तो सुविधा होनी चाहिए।
अच्छा, जो ग्राहक आ रहे हैं, रेट भी बढ़ गया है अभी सब्जियों का, शिकायत हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। जिस भाव का मिले दाल आटा राशन हो तो लेना ही पड़ेगा ना। अब बच्चों को घर से रख लेंगे पढ़ाई से, पेट तो भरना पड़ेगा। बच्चे बीमार हो जाए दवाई भी दिलवानी पड़ेगी है? तो इसमें हम बताओ क्या कर सकते हैं? ये तो जो करेगा सरकार ही करेगा। तो देखिए, लोगों की तरह तरह की परेशानियां हैं। अंकल, कोरोना काल में रोजगार किस तरीके से रहा? क्योंकि लोगों का जा तो रहा है रोजगार, और सब्जियां जो है वो भी मंडी में नहीं नजर आई। हम भी स्वतंत्रता दिवस पर बात कर रहे हैं। तो बाद में होगी ना, पहले तो पेट को पूछा तो एक आम महिला की, आम इंसान की देशभक्ति क्या, वो क्या सोचता है देश के बारे में? कोई देश के बारे में तो देखो, सब हर कोई अच्छा ही सोचता है, किसी के साथ भगवान बुरा ना करे, यही सोचते हैं। लेकिन बाकी तो किस्मत में जो बुरा लिखा है तो क्या करें, वही जाता है। और तो बाकी क्या बताऊं। तो लोगों से हम जान रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही है इस दौरान। इसी के साथ, क्योंकि देखिए कि लगातार राजनीतिक विषय पर भी बात होती है, देशभक्ति पर भी लोग चर्चा करते हैं, इस पर भी राजनीति होती है। अंकल, रोजगार किस तरीके से चल रहा फिलहाल? इस समय तो थोड़ा धीरा चल रहा है। वो लॉकडाउन में इससे बढ़िया चल रहा था। अब इस समय सारे लोग चल गए हैं, ऐसे थोड़ा मंदा है, थोड़ा बहुत मंदा है। लॉकडाउन में बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है। लॉकडाउन ने कई लोगों के रोजगार छीन लिए, काफी ज्यादा संख्या रही, और आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब रही है। अब आपने घर किस तरह से चलाया? मैं भी इसी धंधे से अपना नौकरी करता हूँ, जो तनख्वाह मिलता था। मेरे भी बच्चे सब घर चले गए, अकेला हूँ। यहाँ जो मिलता होता है उससे अपना घर का भी खर्च, यहाँ का भी चलाता हूँ। अंकल, आपकी उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो खास तौर पर देश के समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देते हैं। देश में क्या हो रहा है, किस तरह से राजनीति हो रही है, फिलहाल जो राष्ट्रवाद है, या हम ये कहें कि हम किस तरीके से अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, आपकी नजरिए में क्या है देशभक्ति? मेरे नज़र में तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी से बढ़िया ना कोई होगा, ना कोई होने वाला है, और ना कोई दिखाई दे रहा। सरकार ने सही काम किया है। अब बहुत अच्छे ढंग से चला रही है, गरीब अमीर हर आदमी का सहयोग कर रही है। लेकिन हमने पीछे बात की, वो आंटी तो कह रहे थे कि रोजगार ही नहीं मिल रहा उन लोगों को, और दोबारा खुला है तब भी। देखो, आदमी तो सारे घर चले गए, जो हैं, जो जिसमें लगे हैं, उनका अपना रोटी पानी बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आदमी ना है तो उसी हिसाब से तो चलेगा। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, फिर धंधा बढ़िया चलेगा। लॉकडाउन में धीरे धीरे लोग चले गए, और जब तक थे तब तक बहुत बढ़िया चला। हाँ, काम से तो हम लोग इतना खुश है कि अब उससे बढ़िया कोई ना सरकार है। तो लगातार लोग हैं जो तारीफ भी कर रहे हैं सरकार की। कई हैं जो कोरोना काल में सरकार ने जो काम किए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन जिम्मेदारियों में बात भी कर रहे हैं। यहाँ भी कोई भाई साहब, उनसे भी बात करेंगे। तो भाई साहब, काम दोबारा शुरू हुआ है आप लोगों का, किस तरीके से पूरा ये लॉकडाउन बीता? कितनी आर्थिक मंदी घर परिवार पर देखने को मिली? मैडम, काम धंधा तो आजकल 20% रह गया लोगों का। गुजारा हो रहा है जी, क्या करें। अच्छा, इसी दरमियान 15 अगस्त पे बात करनी जरूरी हो जाती है कि आपके मायने में देशभक्ति क्या है। वोट देना देशभक्ति है, सैनिकों की बात करना देशभक्ति है, और अगर जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पे बात करना देशभक्ति है। आपके जहन में क्या देशभक्ति है? देशभक्ति क्या मैडम, सैनिकों के लिए बोलना भी जरूरी है, और जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं बॉर्डर पे, फिलहाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आम आदमी क्या सोचता है? आदमी क्या सोचेगा, वो तो यही सोचेगा भाई सैनिक सही सलामत रहे। और नेता? नेताओं की क्या बोलूं, नेताओं के बारे में बताओ। नेता बारे में बोलना बेकार है। नेताओं के बारे में नहीं बोले, लेकिन सैनिकों के बारे में जरूर, क्योंकि भावनात्मक तौर पर हर भारतीय अपनी सेना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, गुरुग्राम ये हरियाणा का ही इलाका है। हर तीसरा परिवार होगा जिससे कोई ना कोई जो लड़का, नौजवान सेना में काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो देशभक्ति ये है कि हमारे जन्म से ही हमारे मस्तिष्क के साथ, आत्मा के साथ जुड़ी होती है।
लेकिन इसी बीच ये जरूरी हो जाता है क्योंकि बोलते हैं कि आप जय श्री राम कहेंगे तो ये आप देशभक्त हैं, वंदे मातरम गाएंगे तो ये आप देशभक्त हैं। नहीं जी, जय श्री राम तो वैसे वो भी बोलना जरूरी है, बाकी देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। दिल से जय श्री राम बोलो जी। चला हूँ यहाँ जो मिलता उलता है उससे अपना घर का भी खर्च यहाँ का भी चलाता हूँ। अंकल, आपकी उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो खास तौर पर देश के समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देते हैं, देश में क्या हो रहा है, किस तरह से राजनीति हो रही है। फिलहाल जो राष्ट्रवाद है या हम ये कहें कि हम किस तरीके से अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, आपकी नजरिए में क्या है देशभक्ति? मेरे नज़र में तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी से बढ़िया ना कोई होगा, ना कोई होने वाला है, ना कोई दिखाई दे रहा है। सरकार ने सही काम किया है। अब बहुत अच्छी ढंग से चला रही है, गरीब अमीर हर आदमी का सहयोग कर रही है। लेकिन हमने पीछे बात की, वो आंटी तो कह रहे थे कि रोजगार ही नहीं मिल रहा उन लोगों को और दोबारा खुला है तब भी। देखो आदमी तो सारे घर चले गए, जो हैं जो जिसमें लगे हैं उनका अपना रोटी पानी बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आदमी ना है तो उसी हिसाब से तो चलेगा। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, फिर धंधा बढ़िया चलेगा। लॉकडाउन में धीरे धीरे लोग चले गए और जब तक थे तब तक बहुत बढ़िया चला। हाँ हाँ, काम से तो हम लोग इतना खुश है कि अब उससे बढ़िया कोई ना सरकार है। नेताओं की क्या बोलूं, नेताओं के बारे में बताओ। नेता बारे में बोलना बेकार है। नेताओं के बारे में नहीं बोले, लेकिन सैनिकों के बारे में जरूर, क्योंकि भावनात्मक तौर पर हर भारतीय अपनी सेना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए गुरुग्राम ये हरियाणा का ही इलाका है, हर तीसरा परिवार होगा जिससे कोई ना कोई जो लड़का नौजवान सेना में काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो देशभक्ति ये है कि हमारे जन्म से ही हमारे मस्तिष्क के साथ, आत्मा के साथ जुड़ी होती है। लेकिन इसी बीच जरूरी हो जाता है क्योंकि बोलते हैं कि आप जय श्री राम कहेंगे तो ये आप देशभक्त हैं, वंदे मातरम गाएंगे तो ये आप देशभक्त हैं। नहीं जी, जय श्री राम तो वैसे वो भी बोलना जरूरी है, बाकी देशभक्ति दिल में होनी चाहिए। दिल से जय श्री राम बोलो जी। बाकी हमारे दिल में जय श्री राम बसे हुए हैं, तो जय श्री राम दिल से ही निकलता है हमारा। लेकिन जबरदस्ती से बुलवाना देशभक्ति नहीं। हाँ, जबरदस्ती बुलवाना बेकार है। अब शोरूम से वो कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं खुले नजर आ रहे हैं, छोटी दुकानें भी खुली नजर आ रही हैं। इसी बीच आप ये देख रहे हैं दुकान है, हालांकि शादी विवाह की अगर बात करें, लॉकडाउन में विवाह हुए हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कितनी बिक्री हुई है, जो दुकानदार हैं उनका घर किस तरह से चला, कितनी बिक्री हुई आप लोगों की, कितने लॉस हुआ? मैडम पहले के मुकाबले में 50% काम है। पहले जैसे अगर 100 रुपये का काम होता था, आजकल 50 का काम है। और इसी बीच आपकी आमदनी, आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आपको देनी, कितनी फिलहाल मुसीबत मानी उनको? बस सैलरी तो देनी पड़ेगी, आप किसी की सैलरी थोड़ी रोक सकते हैं। नहीं कि आपकी इनकम कम हुई है तो उस तरह से फिर जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी फिर जो सैलरी है वो किस तरीके से एडजस्ट हुई? सैलरी तो दी जाएगी, कोई भूखा थोड़ी मरेगा। जितने पैसे तनख्वाह ले रहा है उतनी तो लेगा ही। ऐसा थोड़ी है कि मना कर दे कि मैं तनख्वाह नहीं ले रहा हूँ, देनी पड़ेगी, हमें तो देनी पड़ेगी। तो ये जो लॉस हुआ है इसका घर परिवार पर, आर्थिक स्थिति पर किस तरह से असर पड़ा है? असर तो पड़ा है, पर ये है कि हम मैनेज कर सकते हैं। वो हमारे इतने साल से काम कर रहे हैं तो मैनेज करना पड़ेगा ये सब चीजें। तो इस तरह की मंदी आप अपने जीवन काल में पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले भी हुआ है? और इस आजादी में और क्या क्या शामिल होना चाहिए, देश में और क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या क्या परिवर्तन एक आम आदमी को लग रहा है? परिवर्तन तो ऐसा है कि ये जो कोरोना ने सारा काम खराब कर दिया, सारा मतलब सारा व्यापार ही सारा बहुत कम कर दिया है। क्योंकि लोग आते नहीं, उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि बहुत कंपनियों जो वर्कर थे वो लोग आते थे खरीदारी करने के लिए मार्केट के अंदर, तो वो आजकल आ नहीं रहे। तो सारे जितने भी तीर्थ स्थान है सारे बंद कर दिए हैं, ना कोई लोग जा रहे हैं ना आ रहे हैं। वो घर में बैठे हैं डरे हुए कि भाई आगे निकलेंगे तो कोरोना में बीमारी बढ़ेगी। तो इसलिए एक तो पुलिस का डर, प्रशासन का पूरा डर है कि भाई लोग इकट्ठे नहीं होते, ना मंदिर जितने भी हैं सारे बंद हैं। अब जन्माष्टमी के टाइम पे अभी बात हुई थी कि मंदिर नहीं खुलेंगे और पूजा पाठ कैसे होगी, कैसे प्रसाद बटाएगा, कैसे कृष्ण जन्म के वहाँ लोग जाएंगे, इकट्ठे होंगे, दर्शन करेंगे। तो इस वजह से बाजार में काम भी बहुत डाउन है। नहीं, इन दिनों में मतलब बाजार में बहुत अच्छा काम होता था, रक्षाबंधन में भी काम बहुत डाउन रहा, कोई काम नहीं था।
छोटे दुकानदार और जो परचून की जो दुकानें हैं उन पर जो काम करने वाले हैं उनके आड़े भी कई तरह की समस्याएं आ रही। हालांकि अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की तो वो भी कम ही बेचे गए हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो परचून की दुकानें उनका रोजगार भी दोबारा शुरू हुआ, उनका काम भी दोबारा शुरू हुआ है। अंकल जी, लॉकडाउन के दौरान कितनी दिक्कतें हुई, किस तरीके से घर परिवार चलाया? लॉकडाउन के दौरान तो बहुत दिक्कत थी, लेकिन हमारी तो राशन की शॉप खुली रही। लेकिन उससे ये है कि उसमें भी टाइम होता था, सुबह 9 बजे से पहले तो 1-2 बजे तक, फिर 5 बजे तक। हाँ जी, लेकिन वो सुबह थोड़ा काम होता, उसके बाद फिर अपना 2-3 बजे 4 बजे दुकान बढ़ा के चले जाते थे डर की बात। अच्छा, आपकी उम्र के लोग देश में जो हो रहा है उन कामों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सेना के मामले हों, चाहे वो शहरी मामले हों, ग्रामीण मामले हों। फिलहाल देश की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? देश की स्थिति आगे तो ऐसा ही है। यूँ सोचो कि बिजनेस मंदा ही जा रहा है, काम धंधे कम ही हो रहे हैं। हाँ जी, नौकरियाँ खत्म हो रही हैं सर, और बहुत दिक्कत है। आगे ऐसा लगता है कि देखो पता नहीं कैसे क्या होएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि परेशानी बहुत है आगे। और किन किन परिवर्तन को देख रहे हैं आप देश में होने चाहिए? रोजगार नहीं है। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये जरूरी हो जाता है कि हमें किन और चीजों पर आजादी चाहिए, क्या और परिवर्तन चाहिए? आपकी नजर में एक आम इंसान को और क्या क्या परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन के तौर पर देखा जाए तो एक तो सबसे पहली बात है, परिवर्तन तो तब करें ना अभी तो जब ये कोरोना से ही थोड़ा सा छूट हो जाए। थोड़ा अभी दिक्कतें चल रही है, बाकी अब देखो क्या करो। परिवर्तन में तो ऐसा कुछ क्या होगा, ऐसा अभी रोजगार मिलेगा, रोजगार के है, रोजगार नहीं हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजाना शिक्षा मिले, दिक्कत तो है, लेकिन आगे होएगी ये। लेकिन अभी मतलब ये परिवर्तन आने में टाइम तो लगेगा जी, कम से कम 2020 तक तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उससे आगे कुछ हो जाए तो बिल्कुल। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, घरेलू चीजों की खरीदारी अब हो रही है? हाँ जी, हो रही है। किस तरह से हो रही है कि पहले के मार्फत अगर बात करें तो अब काम नए सिरे से जा रहा है कि कितने प्रतिशत का मुनाफा माने? मैडम अभी तो कम ही है, 15% ही है प्रॉफिट, बाकी काम धीरे धीरे चल रहा है। तो अभी पहले के मुकाबले तो कम है, मगर फिर भी चल रहा है। अच्छा, इसी बीच देश में बहुत सारे क्राइसिस आए हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं और लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है उसमें भी कटौती हो रही है। टीचर्स की बात करें, नर्सिस की बात करें, तो हर वर्ग को परेशानी हो रही है। तो इसी बीच देश में किन किन परिवर्तनों को आप देख रहे हैं कि ये होने चाहिए? मैडम ट्राई तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी इस चीज़ को कि सब चीज़ ठीक हो जाए, मगर ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही ठीक होंगी। कम से कम 1 साल 1.5 साल इसमें लग जाएगा चीज़ों को ठीक होने में। अच्छा, क्या क्या एक आम आदमी फिलहाल महसूस कर रहा है? घर की टेंशन, समस्याएं, सामाजिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर, आपको क्या क्या लग रहा है? मैडम सबके साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब सबका बजट एक तरह से बिगड़ चुका है, तो अब धीरे धीरे उन चीज़ों को वो ठीक कर रहे हैं, तो सबके साथ परेशानी तो है ही। तो देखिए, ये जो बर्तनों की दुकान है यहाँ पर, और इनकी जो बिक्री है वो सदाबहार होती है। लोग आते हैं, इस तरीके की घरेलू चीज़ों की जो आवश्यकता है वो होती रहती है। इसी बीच इनका भी जो काम है वो नहीं चल रहा है, और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इनका भी यही कहना है कि परिवर्तन कई तरह के इस समाज को, इस देश को व्यावसायिक तौर पर भी चाहिए, सामाजिक नजरिए से भी चाहिए, लेकिन देखते हैं समय के साथ क्या क्या हो पाता है। आगे भी और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। हम आम लोगों से जान रहे हैं कि उन्हें क्या क्या परिवर्तन चाहिए, किस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सुधार हो। खास तौर पर अब लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, ग्रामीण इकाई की तो हम बात करते ही हैं। इसी के साथ जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनसे भी हम बात करने आए हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें क्या और सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार की और आजादी चाहिए, किन समस्याओं से उन्हें छुटकारा चाहिए। क्योंकि देखिए, कोरोना से इस वक्त पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है। किस तरीके से इस महामारी से निपटा जाए, बढ़ते आंकड़ों को किस तरीके से कम किया जाए, तो कोशिशें जारी है। इन्हीं कोशिशों के बीच समस्याएं भी बढ़ी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या और समस्याएं हैं आपको। अंकल जी, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? जी बेटा, हम इस हिसाब से रह रहे हैं
कि साहब हमारे न कोई जगह न कोई जमीन है, ना हमारा कोई घर है, ना कोई मकान है। कोई भी आता है, कमेटी वाले आते बेटा तोड़ जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी उजाड़ देते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, इनको पढ़ा लिखा नहीं पाते हम। कभी यहाँ भगाते, कभी वहाँ भगाते। बसाई से एक बार भगाए, यहाँ आए, फिर यहाँ से भगाए, फिर बसाई गए, और फिर 4-5 बार एक बार तोड़ गए। फिर मजबूरी से बारिश का टाइम हो गया, इसलिए हम पड़े यहाँ। अच्छा, कोरोना चल रहा है, जो आप मेहनत मजदूरी करते होंगे वो भी बंद हो गई, और रोटी पानी की भी दिक्कत हुई होगी। किस तरीके से पेट चलाएं, 2 वक्त की रोटी किस तरीके से खाएं, क्या क्या दिक्कतें हुई इस दौरान? बहुत दिक्कतें हुई बेटा। हमको ना अन्न मिला, ना पानी मिला। रोड में जाने के लिए हमको मनाही थी, पर्दा लगाओ तो रोड में जाओ, पैसा हो तो सब्जी खरीदो। अब गरीब आदमी कहाँ पैसा मिलेगा, तो कैसे काम करेगा वो? ना मेहनत ना मजदूरी, कुछ नहीं। अच्छा, आजादी दिवस पर पूरा देश आजादी मना रहा है, पूरा देश इस वक्त उत्साह भी मना रहा है। आप क्या क्या चाहते हैं परिवर्तन, क्या क्या मिले आपको? हमको ये मिले, सरकार की तरफ से रहने की व्यवस्था मिले, बच्चों को हमको ज्ञान मिले, ठीक है, पढ़ाई लिखाई इनकी हो, हम इनको आगे बढ़ाएं, ठीक है। सरकार से हमारी यही भी नहीं, और सरकार हमको 2 गज का प्लाट दे दे, कहीं हम रह ले, ये हमारी इच्छा है। तो हर वर्ग क्या कह रहा है, उनकी बातें क्या हैं, उनकी आवाज को दिखाने की ये कोशिश भर है। उन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या क्या चीजें चाहिए, किस किस तरीके की सुविधाएं चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, इनकी आप व्यवस्था देखिए, किस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए कि गर्मी है, भादव का महीना है, और कहते भी हैं कि जो भादव की जो धूप होती है, वो अगर किसी एक इंसान को लग जाए तो वो जिंदगी भर नहीं उठ पाता है। या फिर ये कहें कि ये गर्मी का सबसे जो है प्रचंड वक्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनका रोजगार है, ढोलक ये बनाते हैं यहाँ पर, और इनसे जानेंगे। भाई साहब, काम बंद है आप लोगों का, कैसे चल रहा है घर, रोटी पानी कैसे गुजारा कर रहे हो? थोड़ा बहुत दे जाता है, उससे थोड़ा गुजर बसर कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत मेहनत भी कर लेते हैं अपना। और सरकार से रोज डेली ऐसे ज़ियारत कर रहे तो कोई सुनना ही हमारी तो हो ही नहीं रही। हमारे बच्चे तो, हम तो ऐसे अनपढ़, हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे। आने वाली पीढ़ी जो नस्ल हमारी तो बन नहीं पाएगी। सरकार क्या हमारे लिए कुछ कर रही? जो बीमारी चली, बीमारी की वजह से तो हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी जो वो तो बढ़ नहीं पाएगी। अब इसी जमाने में हम लोग जब मर जाएंगे तो हमारे जब जाके सुनवाई होगी। अब देखो इस हालत में, राजस्थान में देखो हम लोग कचड़े में पड़े हैं, बीमारी की जगह में। अब बच्चे अलग खाने पीने के नहीं, होड़ने बिछाने के नहीं, हमारे पास तो रहने की संभावना नहीं है। और जो कोई आता बेचारा, वो आता है, दे जाता है 1-2-4 रुपये आटा चावल, उससे भी थोड़ा गुजर बसर होता है, और हमारे बच्चे भी उससे भी खा पी के उससे भी कचरे में सो जाते हैं। सरकार हमारी कब सुनेगा जब हमारे बच्चे ऐसे? अच्छा, क्या क्या परिवर्तन और चाहिए दे अपनी? थोड़ी बहुत जगह दे दे, और थोड़ा बहुत स्कूल फस्कूल को इनको पढ़ाने की थोड़ा संभावना, इनकी जिम्मेदारी हम सौंप ले। सरकार का धन्यवाद करेंगे, और कोई मदद कर दे उनकी भी जय जयकार करेंगे। भाई आने वाली हमारी पीढ़ी बदल गई है, तो हम तो बदले नहीं, हमारे बच्चे बदल गए हैं। अब इतने 10 साल हो गए यहाँ पढ़े पढ़े, हमारे बाप दादा गरीब गुजर गए। अब कोई आता है तो होता ही जाता है। अब रात दिन मेहनत कर रहे, मेहनत का कोई धंधाबाद का कारोबार है ही नहीं है। जो 100-200 मिलता है उसमें थोड़ा कुछ गुजर बसर नहीं होता खाना। हमारे बच्चे जो मुसीबत है, परेशानी है, तकलीफ है। अब देखो खाना पानी बिजली है नहीं, क्या करें? शाम होगा तो मिलेगा, नहीं तो ऐसे सो जाएंगे फिर। स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, सैन्य शक्तियों पर हम गर्व भी कर रहे हैं, लेकिन जो सैनिक हमारी सेना में काम कर रहे हैं उन पर बात करनी आज के दिन बहुत जरूरी हो जाती है। किस तरह की स्वतंत्रता आम जनता को चाहिए, और क्या क्या और वो उम्मीदें सरकार से लगा रहे हैं, ये बातें हमने अपने कार्यक्रम के जरिए तमाम दर्शकों को बताई। फिलहाल हमारे साथ रिटायर्ड सूबेदार महिपाल जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अपने काम के दौरान इन्होंने सेना में क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, और रिटायर्ड
होने के बाद सामाजिक तौर पर उस सेना को किस तरह से देख रहे हैं? क्या उम्मीदें इनको भी सेना से हैं? और जो लगातार राष्ट्रवाद की नई परिभाषा राजनीति ने गढ़ी है, क्या ये उन परिभाषा से संतुष्ट हैं, या ये कहें कि ये परिभाषा खलती है आम आदमी को, आम नागरिक को और एक सैनिक को भी? सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि फिलहाल के परिदृश्य में अगर सैन्य ताकतों की बात करें तो भारत कितना समृद्ध माना जाए? आज के दिन जितना आधुनिकीकरण जो सेना में होया है पिछले 10 साल के अंदर, वो बहुत अच्छा है। इसके आगे जितने भी सरकार अपनी कोशिश कर रही है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी नए युग के अंदर जो आत्मनिर्भर के ऊपर जो भारत अभी काम कर रहा है, उसके अंदर रक्षा के जो इतने भी उपकरण है वो अपने ही देश में बनेंगे तो जल्दी से अपने सेना के पास पहुंचेंगे। सेना का जो रख रखाव जो है उसके अंदर अच्छा सुधार हुआ है। और मैं भी अपने जो अभी जानकार हैं जो फौज में अभी ड्यूटी कर रहे हैं वो भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सुधार है, रहन सहन में भी, खाने पीने में भी, और पहनने के भी जो सामान है और उपकरण है जो है अच्छे मिल रहे हैं अभी। उसके साथ साथ जितने भी ट्रेनिंग की जो सिस्टम है वो भी सुधार हुए हैं और सारे काम सुगम हो गए हैं, जिससे कि लड़ाई करने में या साहसिक जो जवान है वो साहसिक बना है अभी इस टाइम। और उसके साथ साथ उनके अंदर सरकार के जितने भी सहयोग मिल रहा है उससे उत्साहित हैं और उनको मनोबल बढ़ा है अभी इस टाइम। लेकिन हाल फिलहाल में लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि सेना में राजनीति ज्यादा हो रही है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, सेना में जो राजनीति हो रही है उससे सेना को ही फायदा होगा, क्योंकि उसका आधुनिकीकरण के अंदर जो अभी बदलाव आएगा, जिससे कि जब पब्लिक को पता चलेगा तो सेना के पास भी बात पहुंचेगी और सेना की बात भी पब्लिक के पास पहुंचेगी, क्या कमी है और क्या होना चाहिए, इससे कि सरकार सजग होगी और आगे आने वाले दिनों में और सुधार होने की संभावना बढ़ेगी। सेना में तब आप काम करते थे, सैन्य ताकतों को आपने बड़ी नजदीकी से देखा, युद्ध को भी आपने बड़ी नजदीकी से देखा, तो उस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? उस वक्त थे, आज 2020 आ गया है। मैं बहुत ही कम उम्र में अर्ली एज के अंदर भर्ती हो गया था 1976 के अंदर, और 25 साल के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ 2001 में। उसी जो मेरे जो सर्विस के दौरान जितने भी आधुनिकीकरण के अंदर बहुत ही कम धीमी रफ्तार थी। हमें तो बहुत ही कॉटन के कपड़े पहने थे, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती थी। आज के अंदर आधुनिक कपड़े आ गए हैं, आधुनिक रहन सहन के संसाधन हो गए हैं और उपकरण भी बहुत अच्छे स्वचालित मिल चुके हैं सेना को, और ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा सुधार है और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहती है। और उस टाइम जो था बहुत ही सुगम नहीं था, दुर्गम इलाकों में काम करना बहुत मुश्किल था और उसके अंदर बीमारियां बढ़ी हैं, उससे जवानों का नुकसान भी होता था और बाकी जब लड़ाई होती थी तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते थे। सर, आज देशभक्ति के मायने बदल गए हैं, राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है, वंदे मातरम, श्री राम, भारत माता की जय, ये तमाम जो हम दिल से जिन नारों को बोलते थे, दिल से हम जिनको मानते थे, उन पर राजनीति होनी जब शुरू हो जाती है तो लोग सोचने लगते हैं कि जबरन हमसे ये बुलवाया जा रहा है, जबरन हमसे देशभक्ति करवाई जा रही है। हालांकि देशभक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर हर कोई आत्मा से देश के बारे में सोचता है, तो इस परिवर्तन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, राजनीति के अंदर हमेशा धर्म के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं। देश की, राष्ट्र के भलाई के लिए बहुत कम काम होता है, क्योंकि उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना। उसके साथ साथ जो भी राजनीति दल हैं धर्म और जाति पात पर ही लड़ाई लड़के के अपनी जीत हासिल करते हैं। उसको देश राष्ट्र की उन्नति का कोई उनको महसूस नहीं करना उन्होंने, और आगे बढ़ाने के लिए जनता ही कुछ लड़ाई लड़े तो कुछ आगे बढ़ जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाता। अच्छा, ये जो राजनीतिक ताकतें हैं, हिंदू मुसलमान, जाति वर्गीकरण होता, तो सेना में भी क्या इस तरह से सोच है सैनिकों की? हालांकि सैनिकों को तो हम एकजुट देखते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन वहां पर किस तरीके का काम होता है, किस तरीके का भाईचारा देखने को मिलता है? सेना के अंदर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम साथ रहते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, न ऊपर अधिकारियों से न नीचे वालों से, न आपस के अंदर कोई भेदभाव रहता था। हमने कभी भी नहीं देखा। अभी आने वाले दिनों में ये जात पात और धर्म के ऊपर ज्यादा लड़ाई हुई है और ये राजनीति दल ही अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना काम कर रहे हैं।
खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों से आप जैसे जो इंसान है वो सामने भी आए हैं, काम भी किया है, नौकरी भी की है, हम देखते हैं कि जो मुद्दे हम दिल से मानते थे, भावनाओं से मानते थे, चाहे वो गौ का मुद्दा हो, चाहे वो श्री राम हो, तो इन चीजों पर राजनीतिकरण हुआ है। इससे समाज पर किस तरीके का नकारात्मक असर देख रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण लोग हों, चाहे वो शहरी लोग हों, दोनों वर्गों पर? देखो, अभी ग्रामीण इलाके के अंदर अवेयरनेस बहुत कुछ आ गई है, अभी सजग होगी जनता। अभी ज़्यादातर जितने भी प्रोपेगेंडे होते हैं उसको सोच समझ के बात करते हैं, और ये गौ रक्षा और अलग धर्म के काम, धर्म के ऊपर लड़ाई करना, जात पात के लिए लड़ाई कराना, ये राजनीतिक दलों का काम है। बाकी आपस के अंदर, गांव के अंदर अगर आप जाएंगे तो स्वभाव ठीक है, सद्भावना ठीक है, उनका विचार भी ठीक है, अपने मन से ही वोट करते हैं, मन से ही अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो लड़ाई की जो फूट है वो धर्म और जात पात पे ही करते हैं। अच्छा, हमारे लिए देशभक्ति के अलग मायने हैं, एक सैनिक के लिए देशभक्ति के क्या मायने, उनके लिए देशभक्ति क्या है? देशभक्ति सैनिक तो केवल देश की रक्षा के लिए लगा, और देश को दृढ़ अपनी जितनी भी दुर्गम इलाके के अंदर दुर्गम स्थितियों में अपना काम करता है पूरा, और केवल उनके दिमाग में यही रहता है कि राष्ट्र की रक्षा करें, राष्ट्र अच्छी तरह फले फूले। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति धर्म और कुछ नहीं है, कोई राजनीति नहीं है फौज के अंदर, न कोई नीचे से लेकर ऊपर अधिकारी तक कोई भी राजनीति नहीं करता, न कोई भेदभाव करता। अच्छा, कोई हमारे हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में कोई भी जब नौजवान फौज में भर्ती होता है तो माताओं की ओर से अक्सर कहा जाता है कि हमने तो बेटा फौज तो सौंप दिया, तो वो फीलिंग एक माँ ही जाहिर कर सकती है, एक बहन जाहिर कर सकती है, और तब वो बेटा अपने घर वापस नहीं आ सकता, वो फीलिंग तो अनंत है, उस फीलिंग को हम बयान नहीं कर सकते, ना शब्दों से ना किसी और चीज से। तो फौज में इस तरीके की चीजें जब आप देखते थे या तब कभी बात होती थी तो वो किस तरीके का मंजर रहता था? कभी खौफनाक, कभी युद्ध में अपने आसपास के अपने जो काम करने वाले जो सैनिक हैं उनको खोते हुए हम खुद देखते हैं। देखो, पहले जो हमारे टाइम के अंदर क्या है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत कम था, केवल पत्राचार से ही बातचीत कर होती थी, मोबाइल सिस्टम भी नहीं था। 91 के बाद जो कम्युनिकेशन सिस्टम आया उस टाइम कुछ बातचीत होने लगी है, लेकिन 6 महीने अपने परिवार से बातचीत नहीं हो पाती थी और पत्राचार से बातचीत हो पाती थी। अभी क्या है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, इससे जल्दी से कम्युनिकेशन हो जाता है, और अपनी स्थिति अपना जवान है ना डेली अपने घर से बात कर लेता है, जिससे कि क्या है कि उनको सांत्वना मिल जाती है, वो ठीक स्थिति में है, ठीक खान पान है, कोई बीमार है या कुछ है, लेकिन सही पोजीशन पता चल जाता है। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी, और अभी जो भी कैजुअलिटीज होती हैं तो उसके लिए तो पूरा देश ही खड़ा हो जाता है, तो परिवार तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान महसूस करता ही है। लेकिन आज के दिन क्या है कि एक ही सेकंड के अंदर पूरे देश के अंदर मीडिया के थ्रू या किसी तरह इंफॉर्मेशन सरकार पहुंचा देती है, पूरा देश ही एक साथ हो जाता है और परिवार के सांत्वना के लिए तैयार रहता है। अच्छा, एक और सवाल है, सवाल ये है कि जब कोई भी परिवार का जब नौजवान है वो सेना में भर्ती होता है तो हम देखते हैं कि होली, दिवाली, इस तरह के त्योहार में वो अपने घर में आता है, तो क्या सैनिक एक तरह से परिवार से कट ही जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, सेना के अंदर भी बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, वेलफेयर के सिस्टम बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी फैमिलियाँ हैं, और फैमिली के साथ सारे परिवार, कुछ फैमिली वाले हैं, कुछ अपने सिंगल भी रहते हैं। तो वो फौज के अंदर क्या है कि सारे प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते हैं, धर्म के भी, पूजा पाठ के भी, और ये जितने भी तीज त्योहार जो भी मनाए जाते हैं वो सही तरीके से मनाए जाते हैं, बिल्कुल संगठित तरीके से मनाए जाते हैं, सभी खुश रहते हैं और परिवार के साथ शेयर भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ है कोशिश करके अपने घर के अंदर तीज त्योहारों पे आते हैं, अपनी खुशी करके और चले जाते हैं। लेकिन आज के दिन तो इतना अच्छा सुगम काम हो गया है कि कम्युनिकेशन से, वीडियोग्राफी से, वीडियो कॉल से अपनी वहाँ की जो मौज मस्ती है दिखाते हैं और सारे त्योहार मजे से मनाते हैं। आपको अब लगता है कि सेना में अब काम करना आसान हो गया है? अच्छा, जो अटैक्स हो रहे हैं हमारे लगातार, आतंकवाद पर हम बार बार चर्चा करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी जब धारा 370 हटी तो उसको लेकर भी हम कह रहे थे कि अब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, पुलवामा हमला हुआ, तो इस तरह के जो हमले बार बार हो रहे हैं, किसी तरह से इनका कारण अकारण तो हम खोजते रहे हैं, लेकिन समाधान के बारे में बात, विचार विमर्श हम करते रहे हैं, क्या लगता है कि समाधान होगा? देखो, अभी जो सरकार है ना अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और ये आतंकवाद की जड़ है ना जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि यह बहुत पुरानी जड़ है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपनी तैयारी संगठन बना रखे हैं और धीरे धीरे ध्वस्त होंगे।
सरकार 370 की धारा जो हटाई है उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर पत्थरबाजी और आतंकवाद के अंदर बहुत ही बदलाव आया है। अभी जो यूथ है उसकी अवेयरनेस आ गई है कि ये हमारे लिए गलत है। हम अपनी उन्नति के लिए, अपना खुद के लिए, फायदे के लिए अपना काम करें, पढ़ाई करें और देश के लिए, राष्ट्र भावना के लिए जुड़ चुके हैं। और जुड़ने से क्या है कि राष्ट्रभक्ति में आगे हैं। तो आज के दिन जितनी भी परिस्थिति अगर देखते हैं तो देश खुश है। और जो ये जातिवाद और धर्म का जो भी खिलवाड़ है, राजनेता बंद कर देंगे, देश का बहुत ही अच्छा सुधार होगा। इससे अच्छी कोई नहीं। और जैसे अभी शिक्षा नीति के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, इससे भी बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावना है। राफेल अभी लिए गए हैं हमारे विमान जो हैं, और इसके साथ साथ सैन्य शक्तियों को लगातार और सशक्त करने की कोशिश रहती है। इनसे आपको लगता है कि सेना पर और भी ज्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा, या हम ये कहें कि हम और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं इन मुद्दों पर अगर हम बात करें तो? देखो, सेना के आधुनिकीकरण की तरफ अगर सरकार बढ़ती है तो सेना का मनोबल बढ़ता है। और मनोबल बढ़ने से क्या है कि लड़ाई की स्थिति के अंदर वो कमजोर महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर दुश्मन को देखें तो दुश्मन से ज़्यादा मारक स्थिति हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास उपकरण होने चाहिए। और जैसे जैसे राफेल ऐड हुई है तो पूरे पड़ोसी देशों को भी घबराहट मिली है, क्योंकि हमारे पास एक शक्ति बढ़ी है। और शक्ति से क्या है कि हमारे नुकसान होकर ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे हम दुश्मन को। इस तरीके से जो भी आधुनिकीकरण बढ़ेंगे तो इससे देश को और सेना में मजबूती आएगी और देश भी खुशहाल रहेगा, सुरक्षित रहेगा और राष्ट्रभक्ति की भावना जवानों के अंदर और बढ़ती जाएगी। अच्छा, रिटायर्ड होने के बाद सेना के वो जो आपके रवैया रहा, या फिर मैं कहूँ कि जो कार्यशैली रही, उसको याद करते हैं, महसूस भी करते हैं कई बार कि अगर मैं आज सेना में होता तो इस तरह का काम होता, ऐसी भावनाएं आती हैं या एक विश्राम के तौर पर रिलैक्स महसूस करते हैं? देखो, मैं तो अभी ये महसूस करता हूँ कि अगर आज भी फौज हमारे को बुलाए तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं। अभी लड़ाई की स्थिति में, इमरजेंसी जो परिस्थिति के अंदर अगर हमारे को बुलाया जाएगा, हम भी आज भी तैयार हैं। और जो सेना की जो सर्विस करके आए हैं वो मैं तो अब भी याद करता हूँ कि मैं दोबारा वापस चला जाऊँ तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिलती है, बहुत मान सम्मान है। और यहाँ पर रिटायर होने के बाद जो हमारे को इस गृहस्थी में जब आए हैं तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अपने बदलाव किया है और बदलाव करके ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे और हमने जानने की कोशिश भी की कि एक सैनिक तब सेना में होते हैं तो किस तरीके के उनका जीवन होता है, और तब वो घर आते हैं तो वो किस तरह से अपने गृहस्थ जीवन में दोबारा वापस लौट आते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से जनता समस्याओं से जूझ रही है, सरकार से क्या कुछ कह रही है, और इसी के साथ इस स्वतंत्रता दिवस के साथ किन किन परिवर्तनों की मांग कर रही है। समाज पर बात की, सेना पर बात की, और सैन्य शक्तियों को और सशक्त किस तरह से किया जाए, इस पर भी हमने बात की। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।